सांसद राहुल गांधी का यूपी दौरा। आज फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे। हरिओम की पीट पीट कर दी गई थी हत्या। छत्तीसगढ़ में रुपये समेत 140 नक्सलियों ने किया सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2 दिनों में 258 ने छोड़ी हिंसा। स्वदेशी तेजस का पहला प्रदर्शन। आज नासिक लाइन का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। इसके विंग्स में 9 जगह मिसाइलें और बम फिट होते हैं। गुजरात की भूपेंद्र सरकार की कैबिनेट विस्तार। आज सुबह 11:30 बजे भूपेंद्र सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से लड़ेंगे चुनाव। और एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान में गड़बड़ी। 12 दिन पहले इसी विमान में टरबाइन खुला था। अहमदाबाद में सेम मॉडल का प्लेन हुआ था क्रैश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बस्तर से अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर का अहम दौरा। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जगदलपुर में 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें 200 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम। दोपहर 2 बजे जगदलपुर से भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे। तो विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री साय का अहम ये दौरा। दोपहर 2 बजे जगदलपुर से भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। तो बस्तर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर का अहम दौरा। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जगदलपुर में आज 200 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। आत्मसमर्पण के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम। जगदलपुर में 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इस आत्मसमर्पण के दौरान मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान सीएम मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे जगदलपुर से भानु प्रतापपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो बस्तर से अहम खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अहम दौरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हाल ही के ऐतिहासिक जीएसटी क्रांति और उससे पहले आयकर की दरों में ऐतिहासिक छूट देकर सभी तरह के कर कानूनों का सरलीकरण कर मोदी जी ने विकसित भारत की राह को प्रशस्त किया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने आगे कहा कि नागरिकों को राहत, व्यापार सुगमता, सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत को विकसित बनाकर देश के 150 करोड़ नागरिकों का जीवन आसान बनाना है। उनके जीवन को संवारने का ध्येय लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। भारत लंबी पायदान की इकोनॉमी बनना चाहता है।
2047 में हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। इसको लेकर हमारी आत्मनिर्भरता जितनी बढ़ेगी उतना अधिक भारत सभी दृष्टि से सशक्त है और लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए डिफेंस सेक्टर में हम लोग बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल मेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उसका अच्छा प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। अभी भी लोकल स्तर पर हम कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लोकल फॉर लोकल। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नोहर से है, जहां जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद प्रदेश का पूरा परिवहन अमला हरकत में आ गया। इसी कड़ी में नोहर का परिवहन विभाग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। विभाग के कार्यवाहक डीटीओ हैत रामशीला ने बताया कि विभाग के 2 उड़नदस्तों ने कार्रवाई करते हुए 15 बसों की जांच पड़ताल की है, जिसमें से कई बसों में विभिन्न कमियां पाए जाने पर उनका चालान भी किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से नियमित रूप से बसों की जांच पड़ताल की जा रही ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से समय रहते बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आगे भी लगातार परिवहन विभाग का अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते लगातार जांच कर रहे हैं। परिवहन विभाग जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। नौहर जिला कार्यालय के क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2025 को 2 उड़न दस्ते के द्वारा कुल 22 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 7 बसों में कुछ कमियां पाई गई और चालान किए गए। 7 बसों में इमरजेंसी डोर इस तरह की कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर सहित दिल्ली से लगते इलाकों में दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी करने के साथ टाइम और तारीख भी तय कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में पानी, हवा, मिट्टी, ध्वनि के सैंपल शुरू कर दिए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सबमिट करेगा। इन्हीं जांच के आधार पर अगली दिवाली पर गाइडलाइन जारी हो सकती है। वकील MS मेहता के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को ये आदेश जारी किए हैं कि हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के बल्लभगढ़ रीजनल अधिकारी हरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इन ग्रीन पटाखों की बिक्री डीलर शुरू कर सकते हैं। 3 दिन तक ऑथराइज्ड डीलर बिक्री कर पाएंगे। केवल 2 दिन पटाखे चलाने की परमिशन दी गई। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे पर एक QR कोड होगा, जिसको स्कैन करने के बाद उसके निर्माता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही उसके अंदर मौजूद सामग्री की भी जानकारी मिल जाएगी। हरीश कुमार ने बताया कि हवा और ध्वनि के सैंपल वो हर साल लेते हैं, लेकिन इस बार पहली बार मिट्टी और पानी के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पॉल्यूशन विभाग ये सैंपल ले रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोकेशन चुनी गई है, जहां रोजाना सैंपल टीम एकत्रित करेगी। इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें यह जांच की जाएगी कि ग्रीन पटाखे चलाने से पहले पानी, मिट्टी, हवा और ध्वनि में क्या अंक थे और 2 दिन बाद पटाखे चलाने के बाद इसके अंक पर क्या फर्क पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किया है
अब डायरेक्शन आई है 15 अक्टूबर की, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हैं, उसमें लड़ी वगैरह जो नहीं है। तो इसमें 3 दिन सेल के लिए परमिशन दी है ग्रीन क्रैकर्स की सुप्रीम कोर्ट ने 18, 19, 20 3 दिन के लिए, और वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही सेल की परमिशन है। और सेल भी वही रिटेलर कर सकते हैं जिनके पास नीरी के साथ रजिस्ट्रेशन हो और पैसो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से वो उनको अनुमति प्राप्त हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, जहां फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मिलावटखोरों के खिलाफ फूड विभाग लगातार सख्त एक्शन ले रहा है। फूड विभाग ने बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर खोया पकड़ा है। करीब 100 किलो पनीर, 450 किलो खोया मौके पर नष्ट कराया गया। सूरजपुर के सोनू पनीर भंडार के यहाँ ये खोया और पनीर नष्ट कराया गया है। अलीगढ़ से दिल्ली एनसीआर में लाया जा रहा था ये पनीर और खोया। फूड विभाग ने बड़ी मात्रा में पनीर और खोए को नष्ट कराया है। करीब 100 किलो पनीर, 450 किलो मावा को मौके पर नष्ट कराया गया। सूरजपुर के सोनू पनीर भंडार के यहाँ ये बड़ी मात्रा में मिलावटी खोया और पनीर नष्ट कराया गया। अगली खबर सिवनी से है, जहां शासकीय पीजी कॉलेज में कई सालों से भारी गोलमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री क्रय और फोटो कॉपी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर कॉलेज प्रबंधन और मुख्य लिपिक मिलकर शासकीय राशि का बंदरबांट कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस महेश फोटोकॉपी के नाम पर बिल लगाए गए, शहर के मरझोर क्षेत्र में ये है ही नहीं। ऐसे ही अस्थायी कर्मचारी और सेवानिवृत्त चपरासियों के खातों पर भी लाखों रुपए की राशि डालकर गोलमाल किया जा रहा है। अहम बात तो यह है कि कई सालों से इस कॉलेज में भाजपा नेता जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद घोटाले का खेल चल रहा है। वहीं फर्जी बिल, बाउचर, चेक काटकर राशि निकालने वाले मास्टरमाइंड मुख्य लिपिक वीसी सनोडिया कॉलेज के सरकारी दस्तावेज और वित्तीय प्रभार दिए बिना ही 15 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर इस मामले की जांच हो जाए तो कॉलेज प्रबंधन, अकाउंटेंट प्रभारी, कॉलेज के चपरासी सहित अनाधिकृत रूप से फर्जी बिल देकर सरकारी राशि अपहरण करने वाले कर्मचारी घेरे में आ सकते हैं। इस मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवशंकर नाग कॉलेज के फर्जीवाड़े में पूर्व कॉलेज प्रबंधन को दोषी मान रहे हैं और मामला हाईकोर्ट में होने की बात कह रहे हैं, जबकि खुद के कार्यकाल में हो रहे फर्जीवाड़े से इनकार कर रहे हैं एवं उनके कार्यकाल में कोई भी शिकायत न होने की बात वो कह रहे हैं। वहीं मुख्य लिपिक द्वारा चार्ज न दिए जाने के मामले में गोलमोल जवाब भी देते नजर आ रहे हैं।
बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। और जब से मैं आया हूं 2023 से, इस तरीके का एक भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं स्वयं ही बहुत सावधानी से काम करता हूँ। और यदि आपके कथन में सच्चाई है तो आप बताएं सत्यमार्ग, तो फिर मैं उसमें जांच करवाऊँ कि मेरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं 22-23 की, तो मैं तो इस बात को स्वीकार कर नहीं सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा, और संभव ही नहीं है। हाँ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी परिवहन विभाग अब चलाएगा अतिरिक्त बसें। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर। दिवाली छठ पर्व के चलते अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 बसें विभाग चलाएगा। 105 अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। आपातकाल स्थिति में 105 बसों को उतारा जाएगा। 18 से 30 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने त्योहारों को दृष्टिगत कमर कस ली है। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 बसें जो है वो चलाई जाएंगी। 150 अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति में 150 बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। 18 से 30 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी परिवहन विभाग चलाएगा अतिरिक्त बसें। दिवाली छठ पर्व के चलते अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 बसें विभाग चलाएगा। 105 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था विभाग ने की है जो आपातकाल में चलाई जाएंगी। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 बसें विभाग चलाएगा। 105 अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। तो आपात स्थिति में 105 बसों को उतारा जाएगा। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, त्योहारों के दृष्टिगत यूपी परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 जो है वो बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 105 अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है जो आपात स्थितियों में इन बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा। पूरी तरीके से इन त्योहारों के दृष्टिगत परिवहन विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए दीपावली का मौका है, वहीं पर जो है छठ पूजा भी है, जिसको लेकर के यात्रियों की संख्या जो है काफी जाने वालों की अपने घर जाने के लिए बहुत ही संख्या बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि करीब 950 बसों को दीपावली और छठ के पर्व जो है अतिरिक्त चलाया जाएगा। इसके चलते जो है जो यात्री हैं उनको काफी सुविधाएं मिलेंगी। जिस प्रकार से उनको
चाहे ये बसें जो है पूर्वांचल के लिए ज्यादातर बसें चलती हुई देखने को मिलेंगी। और जिस प्रकार से ये निर्णय है तो यात्रियों को ठीक की सुविधाओं के लेकर के ये निर्णय लिया गया है। और परिवहन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, खास तौर से जितने ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनकी इस मौके पर जो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। केवल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसी के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल मनीष, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिवहन विभाग अतिरिक्त बसें चलाएगा, 950 बसें लखनऊ से संचालित होंगी। दिवाली छठ पर्व के चलते अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया गया है। लखनऊ परिक्षेत्र से 950 बसें विभाग चलाएगा। इसके अलावा अन्य परिक्षेत्रों से भी बसों का संचालन होगा। साथ ही 105 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है लखनऊ परिक्षेत्र से, जहां पर ये बसें जो है वो जरूरत पड़ने पर सड़कों पर ये उतारी जाएंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ एक मिसाल भी पेश की है। डीएम ने अपनी बेटियों के साथ बीते गुरुवार रात प्रदर्शनी में पहुंचकर स्टॉल से स्वदेशी सामान की खरीदारी की और लोगों से भी स्थानीय उत्पादों को अपनाने की अपील की है। अमरोहा के ट्रेड फेयर में सजी इन स्टॉलों पर जब जिलाधिकारी निधि गुप्ता अपनी बेटियों के साथ पहुंची तो वहां मौजूद लोगों के चेहरे जो है वो खिल उठे। डीएम ने हस्तशिल्प, गृह उपयोगी वस्तुएं और दिवाली के लिए सजावटी सामान खरीदा। उन्होंने न सिर्फ स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन दिया बल्कि लोगों से भी वोकल फॉर लोकल की अपील की। डीएम निधि गुप्ता का ये कदम न सिर्फ एक उदाहरण है बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है। तो लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की जा रही है। स्टॉल लगाकर लोगों से डिमांड की जा रही है कि वो लोकल खरीदें और लोकल ही बेचें। और इस बीच छात्र छात्राओं को त्योहार से पहले छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को तोहफा दिया है। छात्रवृत्ति जो है वो समय से पहले तो लगभग 298 करोड़ की छात्रवृत्ति जो है वो जो छात्रों को दी गई है, छात्रों को प्रदान की जा रही है। तो त्योहार से पहले
छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तोहफा। छात्र छात्राओं को त्योहार से पहले मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति प्रदान की है। लगभग 998 करोड़ रुपए का जो ये छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की गई है। तो ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री ये छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करते नजर आ रहे हैं। 998 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति त्योहार से पहले छात्र और छात्राओं को मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान की जा रही है। तो 998 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो है छात्र और छात्राओं को प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री अपने हाथों से कई छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते नजर आ रहे हैं। उसका प्रमाण पत्र जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अपने हाथों से दिया जा रहा है छात्र और छात्राओं को। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबुओं को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी युगल किशोर साहू और सुरेंद्र कुमार सोनकर दोनों सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी हैं, जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बालोद में पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता मुकेश कुमार यादव, जो कि विभाग में वाहन चालक हैं, उनको पहले चौकीदार पद पर डिमोट किया गया था। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पुनः चालक पद पर बहाली हुई, जिसके बाद उसने एरियर एवं सर्विस बुक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान दोनों बाबुओं ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें से 20,000 पहले लिए जा चुके थे। शेष 30,000 की मांग पर परेशान होकर मुकेश ने एसीबी रायपुर में शिकायत दर्ज कराई। तो वाहन चालक ने शिकायत की थी। रायपुर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। रिश्वतखोरी पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार रात थाना सतरिक क्षेत्र के दुल्हीपुर साइफन चौपुला के पास पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और थाना सतरिक पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है। पुलिस को देख आरोपी अफजल ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार अफजल जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज 18 गंभीर मुकदमों में वांछित था, जिनमें अवैध हथियार, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। घटनास्थल से पहले
घटनास्थल से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अफजल की गिरफ्तारी से जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अफजल के आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत स्वाट, सर्विलांस और थाना सतरिक पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त अफजल पुत्र इस्लाम निवासी सलारपुर थाना देवा, जो एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, गैंगस्टर सहित लगभग आधा दर्जन मुकदमों में वांछित था। पुलिस मुठभेड़ में लखनऊ अयोध्या हाईवे के पास दुल्हीपुर साइफन पे पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी है और उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अहम खबर है, जहां नगर पालिका उपचुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना। पहले राउंड में भाजपा 600 मतों से आगे चल रही है। भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। भाजपा की ओर से सोनाली जैन अभिलाष प्रत्याशी हैं। सपा प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे के बीच ये कड़ा मुकाबला है। तो पहले राउंड में भाजपा 600 मतों से आगे चल रही है। आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। भाजपा की ओर से सोनाली जैन अभिलाष प्रत्याशी हैं। सपा प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे के बीच मुकाबला है। भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला। शुरुआती दौर में भाजपा पहले राउंड में 600 मतों से आगे चल रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, जहां दहेज लोभियों ने मारपीट कर घर से निकाला। दहेज लोभियों ने विवाहिता को घर से निकाला है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पति समेत 6 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शिवदीप समेत 6 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पाली थाना क्षेत्र के वेसलिया ग्राम सभा का ये पूरा मामला है। तो पति समेत 6 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पाली थाना क्षेत्र के वेलसिया ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा कार्यक्रम। नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीरी सूचना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। शाम के समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि संबंधित अभियुक्त एक आम की बाग में छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल उसका घेराबंदी की गई, उसको जो है आत्मसमर्पण हेतु निर्देशित किया गया, परंतु उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई है। उसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। और अगली अहम खबर लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से ये अहम खबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से अहम खबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस दौरान सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। वेंकटेश्वर लोजे, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती संयुक्ता समद्दार जी। आज के इस समारोह में विशेष रूप से लखनऊ में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी। ऐसे ही समारोह प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। जनपदों के आयोजनों में विभिन्न विद्यालयों के कार्यक्रमों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे सभी प्रतिभाशाली युवा छात्राएं साथियों और बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए
डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज यहां पर 126 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्र छात्राओं को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज के इस स्कॉलरशिप के माध्यम से यहां पर डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है और वह ये कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की कार्य पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए। ये डीबीटी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उन छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो, यह इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और समय पर स्कॉलरशिप मिले, जिससे वह छात्र छात्रा कहीं भटकने न पाए, कहीं उसको जाने की और सिफारिश कराने की नौबत न आने पाए। यह भी सरकार की अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा और सरकार ने उसके तहत इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया है। यह क्रम हमारा निरंतर चलेगा। अभी हम लोगों ने पोर्टल को जो ऑन करके रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे ही पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा
जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि आप समाज में एक बड़ी भूमिका में ना आ जाएं। अवश्य आ सकता है, हर छात्र आ सकता है, हर छात्र आ सकता है। असीम ऊर्जा और प्रतिभा उसके पास है। उस प्रतिभा का लाभ न केवल उससे उसके परिवार को बल्कि समाज को और देश को प्राप्त होना चाहिए। यह स्कॉलरशिप के पीछे का भाव होता है। उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर हम अग्रसर करने में योगदान दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4,27,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश के अंदर तमाम संगठनों ने श्रमिकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुनाया होगा, लेकिन उन श्रमिकों के परिवार का कल्याण हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे ईमानदारी से नहीं हुए। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर
उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री। ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को उनको बेहतरीन कैंपस, लॉजिंग, फूडिंग की सभी व्यवस्था एक ही छत के नीचे प्रदान करते हुए ये विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से गरीब बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा फ्री में उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन बालिकाओं को रहने की व्यवस्था भी करना और उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी करना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही हमारा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, उसे कोचिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ क्षेत्रों में कोचिंग चलते थे, उसकी स्ट्रेंथनिंग की गई, उसको और समृद्ध किया गया। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो बच्चे यूपी के हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, जिन्हें बाहर जाना होता था, बाहर चले जाते थे, वहां पर उनके सामने असमंजस की स्थिति रहती थी। आज अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में बेहतरीन मंच और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए। और मुझे यह देख करके प्रसन्नता होती है कि जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आते हैं तो उसमें अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होता हो उसमें दिखाई देता है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।